दोस्तों, 25 जून 1975 को उस समय के भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने राष्ट्रपति शासन की घोषणा की थी, जो 21 मार्च 1977 तक चला। उसके बाद चुनाव हुआ, यानी तकरीबन 21 महीना। बहुत सारे कारण थे, लेकिन प्रमुख कारण जिनके बाद या प्रमुख कारणों जिनके बाद यह खास कर इमरजेंसी लागू करने की बात जो हुई, उनमें से एक वह है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी का 1971 वाला रायबरेली लोकसभा चुनाव को अमान्य घोषित कर दिया। भारत के इतिहास में इस तरह की पहली घटना है, और खासकर जब वो प्रधानमंत्री थी तब। कारण उन्होंने बताया कि इलेक्शन मशीनरीज का, गवर्नमेंट मशीनरीज का चुनाव के दौरान मिसयूज हुआ। आज तो ये सामान्य सी बातें हो गई है, खैर मिसयूज हुआ था, और हाई कोर्ट का जहां तक निर्णय था वह सही था। विपक्ष ने जो ऑलरेडी मांग कर रहे थे इंदिरा गांधी के रिजिग्नेशन का, उन्होंने और जोर लगा दी। भारत में जहां तहां आंदोलन बहुत तीव्र रूप से शुरू हो चुके थे, खासकर बिहार में, गुजरात में। जेपी मूवमेंट की शुरुआत मुख्य रूप से बिहार में ही शुरू हुआ, और केवल इंदिरा गांधी के सत्ता के विरोध में नहीं, बल्कि इसके जो मुख्य मांग जो उभर के आए, राइट टू रिकॉल, यानी जनप्रतिनिधि को वापस लेने का अधिकार जनता के हाथ में हो। 5 साल तक के लिए चुन लिया, इसका मतलब नहीं 5 साल तक टिके रहे। वैसे यह मुद्दा 2012-13 के अन्ना हजारे आंदोलन का भी हिस्सा, डिमांड, मांग था। इसके साथ साथ था शिक्षा का अधिकार, काम करने का अधिकार, मूलभूत अधिकारों में शामिल हो ना हो, इस पर बहुत जबरदस्त मांग थी जनता का, जिसमें हजारों नहीं लाखों करोड़ों बेरोजगार विद्यार्थी, युवक, मजदूर, किसान सब शामिल हुए। और इस क्रांति का, यदि हम कहें क्रांति या आंदोलन कहना बेहतर होगा, का नाम जयप्रकाश नारायण इसमें आ गए, और उन्होंने इसका नाम कहा संपूर्ण क्रांति। यानी यह लंबे समय तक क्रांति चले रहेगी, बिना पार्टी का होगा, और समाजवाद गलत है, उसकी ज़रूरत नहीं है। और उसी समय के तथाकथित जो पूंजीवादी दल थे, जो विपक्ष में थे, उनको सत्ता में लाने का था, जैसे भारतीय जनसंघ भी शामिल हुआ, और कुल मिला के जो पार्टी बना उसका नाम हुआ जनता पार्टी। यानी भाजपा आरएसएस को एक कहें तो वहीं से आधार मिला उनको, ताकि उनके एक घृणित धर्म के आधार पे जो राजनीति थी उसको एक मान्यता से मिली। और भी कारण थे, जिसमें भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशासन सब थे। एक महत्वपूर्ण बात उस दौरान हुई थी कि जेपी ने एक नारा दिया, एक उन्होंने आह्वान किया, वह था पुलिस अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों, साथ साथ सेना के अधिकारियों और सैनिकों को, कि आप गैर संवैधानिक आदेशों का पालन ना करें। यह एक बहुत बड़ा आह्वान था। वैसे आप देखें तो दुनिया में जहां भी पिछले 100 वर्षों में क्रांति हुई है, चाहे रूस का हो या कहीं का हो, सेना के एक हिस्से का टूटना जरूरी है, या आप अपना सेना यदि बनाते हैं तो, नहीं तो बिना सेना के साथ आए हुए और वैसे मजदूर जो कि सरकारी कर्मचारी हों और हर विभाग के कर्मचारी हों, वो आपके साथ ना आए, तो फिर तथाकथित रूप से क्रांति का मायने नहीं होता है। और उस समय के इंदिरा गांधी के सत्ता ने, सरकार ने, केंद्र सरकार ने यह कहा कि यह आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है। ये आज की भी सरकार इस तरह के आंदोलन के विरोध में बोलती है, और ज़्यादा बोलती, कहती है कि आप गद्दार हैं, और बिना सुनवाई के भी आपको 3 साल 4 साल तक जेल में रख सकती है। कई तरह और भी चीज़ थे। आर्थिक संकट था भारत में। आपको याद रखना चाहिए कि 1975 में यह
आपातकाल की घोषणा की गई थी। और 1971 में इसी सरकार ने, इसी इंदिरा गांधी के नेतृत्व में हमने बांग्लादेश नहीं पाकिस्तान से लड़ाई की थी और बांग्लादेश नामक स्वतंत्र देश यानी पूर्वी पाकिस्तान को एक स्वतंत्र देश में शेख मुजीबुर रहमान जिसके हेड बने, मारे गए इसके दौरान। और उस युद्ध के दौरान एक नया राष्ट्र है। बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे भारत के लिए। लेकिन इसी 4 वर्षों में ऐसा क्या हो गया, किस तरह की स्थिति आ गई? आर्थिक संकट गहराया, जो पूंजीवाद में गहराता है, जो आज हमें नजर आ रहा है अमेरिका में, फ्रांस, इंग्लैंड, जहां भी देखे, जर्मनी, पोलैंड, रशिया, अर्जेंटीना, हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, सब जगह स्थिति भयावह रूप से। चूंकि पूंजीवाद जो पैदा करता है उसको बेच नहीं सकता, क्योंकि पैदा करने के लिए मजदूर ही एकमात्र चीज़ है, चाहे वो फैक्ट्री में हो, खेत में हो, वही नए धन पैदा करते हैं। उसको बेचना पड़ता ताकि उससे आपको मुद्रा मिल सके, पैसे रुपये मिल सके, डॉलर मिल सके। लेकिन इसका जो मुनाफा है, जितना बनाते हैं, जितना नया धन बनता है, उसका मुनाफा पूंजीपति वर्ग रख लेता है और उससे वह खरीदता नहीं, वो अपने बैंक में जमा करता है या नया उसमें निवेश करता है। और इसलिए बहुत सारे ऐसे माल हैं जिनको खरीदने के लिए मजदूर वर्ग के पास या खर्च करने वाले के पास, खपत करने वाले के पास उतना धन, संपत्ति या मूल्य या पैसे नहीं होते। तो खैर, ये सब आंदोलन कारण थे। उसमें वामपंथी दल भी बड़े ज़बरदस्त रूप से शामिल थे। चूँकि मैं बिहार का हूँ और पटना में उस समय था, हालांकि स्कूल से होकर कॉलेज में तुरंत आ रहा था, और इस दौरान छात्रों का बहुत ज़बरदस्त आंदोलन था, उसमें साथ था। छात्र युवा संघर्ष वाहिनी भी बना था, जिसका मैं एक हिस्सा था, पटना यूनिवर्सिटी का। मैं बीएन कॉलेज में था, बाद में इसी दौरान साइंस कॉलेज में आया, जबकि आंदोलन खत्म होने के बाद, चुनाव होने के बाद, जिसमें इंदिरा गांधी की सरकार पूरी तरह से हार गई थी। तो सत्ता बचाए रखने के लिए, और जब आर्थिक संकट था जिससे वामपंथी राजनीति भी बढ़ रही थी, सीपीआईएम जो भी थे, बाकी सब एसयूसीआई वगैरह, इनकी पूरी कोशिश थी कि एक मजदूर वर्ग के नेतृत्व में क्रांति हो, उनके पार्टी के नेतृत्व में क्रांति हो, और पूंजीवाद को हटाकर दरकिनार कर समाजवाद की स्थापना की जाए, जिसमें निजी संपत्ति को खत्म किया जाए। निजी संपत्ति मतलब आपका पैंट, शर्ट, कार, घर नहीं, वह व्यक्तिगत उपयोग की संपत्ति है। निजी संपत्ति मतलब वो जिससे आप सैकड़ों हजारों मजदूरों की श्रम शक्ति खरीदते हैं अपने बड़े बड़े खेतों में या खादान में या फैक्ट्रीज में। छोटे मोटे निजी संपत्ति, यदि कहें आप ठेले वालों की बात करें तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, वह भी मजदूर वर्ग या अधिक से अधिक जो 10-20 मजदूरों को रखते हैं, उनने हम यह कह सकते हैं कि वह लोग निम्न पूंजीपति वर्ग हैं, जो कि बारंबार हमेशा उन पर चोट किया जाता है और वह और गरीबी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, मैंने इसकी बातचीत इसलिए करनी चाहिए 3 दिन बाद, 25 जून को ही हुआ था, क्योंकि इसका मैं देख रहा हूं कि बहुत ज़बरदस्त रूप से इसकी चर्चा की जा रही है। जहां कांग्रेस और उसके समर्थक उस समय की मजबूरी या तथाकथित रूप से उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ज़रूरत था वगैरह वगैरह, और कहते हैं आज अघोषित आपातकालीन स्थिति है। लेकिन जिन्होंने फांसीवाद लाद रखा है हमारे ऊपर, हमारे हर अधिकार को छिन्न भिन्न कर रखा है, उस समय भी अधिकारों का, सिटीजन्स के जो भी राइट्स थे, नागरिकों के, हमारे जनता के जो अधिकार थे, उनको निलंबित किया गया। बोलने का अधिकार, सड़क पर जाने का अधिकार, पार्टी बनाने का अधिकार, विरोध करने का अधिकार को निलंबित कर दिया गया था। विपक्ष के नेताओं की बहुत गिरफ्तारी भी हो रही थी। प्रेस का जो भी फ्रीडम था वो खत्म कर दिया गया था। कई कानून भी बदले गए थे। कहने के लिए व्यक्तिगत पागलपन भी हावी था, जिसमें संजय गांधी नामक इंसान ने, आपको पता है संजय गांधी कौन है, नसबंदी पर जोर दिया था, और उसके बहुत सारे सही और झूठे कहानियां भी हैं। खैर, आज जो दोस्तों है फांसीवाद और उस समय का जो आपातकालीन स्थिति यानी इमरजेंसी लाया गया, उसमें एक मूलभूत अंतर है। दोनों का कारण यही है कि पूंजीपति वर्ग या उनके जो सहयोगी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए भी इस तरह की हरकत करते हैं और आंदोलन का जो उभार होता है उसको दबाने की पूरी कोशिश करते हैं, ताकि कहीं से वह क्रांतिकारी दिशा ना ले ले और पूंजीवाद को ही ध्वस्त कर दे।
और आज फांसीवाद में यह है कि जनता के एक हिस्से को व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वैचारिक तरीकों से और लोभ देकर, उन्हें कुछ न कुछ देकर, मुखिया बनाकर या उनको लूटने के चक्कर में करके, किसी खास वर्ग के प्रति, खास धर्म जाति के प्रति घृणा फैलाकर, उनकी संपत्ति लूट के लेकर, सरकार के द्वारा भी इनको देकर जाने का, जो जितने धूर्त बेईमान थे, जिनके पीछे ईडी सीबीआई लगा होता, वह सत्ताधारी दल में आ जाते हैं। मतलब यही है कि जो भी इस तरह की चीजें होती हैं, उस समय पूंजीपति वर्ग अपने कई तरीकों से संविधान को दरकिनार कर, जो जैसे अभी अमेरिका में हो रहा है, मागा के नाम से, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नाम से, संविधान बिल्कुल दरकिनार हो गया। ईरान पर उन्होंने आक्रमण कर दिया, जो कि किसी भी इस तरह के आक्रमण करने के लिए जरूरी था कि आप वहां के संसद से, सीनेट से, कांग्रेस से उसकी अनुमति ले। नहीं किया गया, कोई अंतर नहीं पड़ता है। यह पूंजीवाद है, पूंजीवादी सत्ता है, पूंजीवादी संस्कृति है, सोच है, उन्हीं की जो भी है विचारधारा है, वही हम पर हावी है। और हमारे बहुत सारे लोग उसके गिरफ्त में आ जाते हैं, यहाँ तक कि मजदूर वर्ग भी आ जाते हैं, जो जाति रूप से बिल्कुल बुरी तरह दबाए हुए हैं, वह भी धार्मिक, जातीय, सांस्कृतिक रूप से पिछड़े लोग भी इसमें शामिल होते हैं। एक पागलपन है, देशवाद का उन्माद है, धर्म का उन्माद है, व्यक्तिवाद का उन्माद है, विश्व के हम महान लोग बन गए हैं उसका उन्माद है। जबकि अभी 2-3 दिन पहले ऑक्सफैम का एक सर्वे के, और जो भी है उन्होंने एनालिसिस करके निकाला है, दुनिया के 10 सबसे शक्तिशाली देश, उसमें भारत नहीं है। खैर दोस्तों, आज फांसीवाद हो, 1975 वाला आपातकाल या इमरजेंसी हो, यह आप समझें कि यह सब का सब मजदूर वर्ग और किसानों के खिलाफ है। हमें शोषण के चक्की में पीसने का एक और उपाय है। ना हमें 100% सही रोजगार मिलेगा, ना ढंग की शिक्षा मिलेगी। बहुत सारे शिक्षा स्कूल जितने भी थे बंद हो गए, सिलेबस बदल दिया गया, मुफ्ता वाली चीज़ें पढ़ाई जा रही है आपको, यहाँ तक कि भगत सिंह को भी सिलेबस से निकाल दिया गया। और क्यों हमारे ही नहीं, आप तुर्की में जाएं तो वहाँ भी विकास का जो सिद्धांत है चार्ल्स डार्विन का, उसको हटा दिया उन्होंने। इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं, इतिहास को बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। बांग्लादेश में हमारे बगल में जो 1971 का जो जबरदस्त संघर्ष हुआ था, मुक्ति वाहिनी थी, उसको दरकिनार कर दिया गया। भारत को दुश्मन के रूप में दिखाया जा रहा है। यह हर जगह होता है, जहां भी दक्षिण पंथ का उभार होता है, वह पूंजीवाद और पूंजीवादी सत्ता को बरकरार रखने के लिए, दलाली करने के लिए लोग करते हैं। आपस में भी लड़ते हैं, पक्ष विपक्ष आपस में लड़ते हैं कि हम पूंजीवाद के सबसे बड़े समर्थक, हम ही इसे बचा कर रखेंगे, हम ज़्यादा नौकरी देते हैं, हम कम नौकरी देते हैं। यह समय के हिसाब से कितना ज़बरदस्त अंतर्द्वंद है पूंजीवाद में, कितना ज़बरदस्त उसके बीच हंगामा है, कितना ज़बरदस्त जनता का उभार है, विद्रोह है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि पूंजीवाद किस तरीके से, क्या मुखौटा लेकर वह इमरजेंसी जैसी चीज़ लाए, फांसीवाद जैसी चीज़ लाए, जरूरत हो तो आर्मी के ला के अंदर में पूरे के पूरे जनता के एक बड़ी टुकड़ी को नस्तानाबूद कर दे, जनसंहार कर दे, कर सकती है। दोस्तों, सर्वहारा क्रांति यानी मजदूर वर्ग की पार्टी के नेतृत्व में ही क्रांति इस सारी समस्याओं, सारी जड़ों का की जो जननी है पूंजीवाद, उसको खत्म करके ही एकमात्र रास्ता है कि हम दुनिया को पूरी बर्बादी से और अभी की जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, ना ढंग से हम जी पाते हैं, ना स्वतंत्र हैं कहीं से भी, इससे हम मुक्ति पाने का एकमात्र वही रास्ता है। धन्यवाद दोस्तों।